इलाहाबाद के किले में आज भी एक बहुत पुराना पत्थर का खंबा खड़ा है। इस पर लिखी लाइनें बताती हैं 4वीं सदी के एक राजा के बारे में। वो राजा जिसके कदमों में पूरे दक्षिण भारत के 12 बेहद ताकतवर राजाओं ने अपने मुकुट रख दिए थे। साल 1904 में जब ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लाइंस को पढ़ा तो उन्होंने अपनी किताब में तुरंत समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बता दिया। इतिहास की किताबों ने इसे रट भी लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दक्षिण भारतीय राजा के धूल चाटने की कहानी इस खंबे पर लिखी है, खुद दक्षिण के इतिहास में उस हार का कोई जिक्र नहीं है। सोचिए, एक राजा पाटलिपुत्र यानी पटना से निकलता है, मध्य भारत के खूंखार जंगलों को चीरता हुआ 3000 मील दूर दक्षिण में कांचीपुरम तक पहुंचता है। वो 12 राजाओं को हराता है, लेकिन उनका राज्य अपने कब्जे में नहीं लेता। वो उन्हें उनका मुकुट वापस पहनाता है और चुपचाप वापस लौट आता है। क्या ये उस राजा की महान दया थी या फिर एक ऐसी ऐतिहासिक मजबूरी जिसे उसके दरबारी कवि ने दुनिया की सबसे महान जीत बनाकर पेश कर दिया? आज हम गुप्त साम्राज्य के सबसे महान योद्धा समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर क्यों साउथ इंडिया को जीतने के बाद भी उसे वापस लौटाने का फैसला लिया गया। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। समुद्रगुप्त की इस महान विजय को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस आदमी को समझना होगा जिसने इस कहानी को लिखा था। इतिहास हमेशा जीतने वालों का प्रोपेगेंडा होता है और समुद्रगुप्त का प्रोपेगेंडा मंत्री था हरिसेन। हरिसेन सिर्फ दरबार में बैठकर राजा की झूठी तारीफों में कविताएं लिखने वाले कोई साधारण कवि नहीं थे। इतिहासकार उपिंदर सिंह बताती हैं कि हरिसेन दरअसल गुप्त साम्राज्य के सबसे ताकतवर नौकरशाहों में से एक थे। इलाहाबाद स्तंभ पर खुदी प्रयाग प्रशस्ति की 32वीं और 33वीं लाइन के हिसाब से हरिसेन के पास 3 सबसे बड़े पद थे: महादंडनायक यानी साम्राज्य का मुख्य सैन्य अधिकारी, कुमारामात्य यानी सबसे उच्च श्रेणी का प्रशासनिक अधिकारी, और सांधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति का मंत्री। आज की भाषा में समझें तो हरिसेन रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और उसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तीनों का काम अकेले संभालते थे। उधर समुद्रगुप्त का लक्ष्य था कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीता जाए, जिसे प्रशस्ति में धरणी बंध यानी पूरी धरती को जीतने के नाम पर लिखा गया है। लेकिन इस हिंसक और विशाल विजन की डिप्लोमेटिक बिसात हरिसेन ने ही बिछाई थी। चूंकि हरिसेन खुद इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा थे, इसलिए उन्होंने प्रशस्ति में अपने साम्राज्य की जीत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और एक विजनरी शासक के तौर पर दर्ज किया। लेकिन दक्षिण के इस असंभव अभियान पर निकलने से पहले समुद्रगुप्त के सामने अपने ही घर के आसपास यानी उत्तर भारत में बहुत बड़े चैलेंजेस खड़े थे। 3री शताब्दी का आखिर आते आते कुषाण और सातवाहन जैसे एम्पायर खत्म हो रहे थे। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार इस दौर को एक गहरे पॉलिटिकल वैक्यूम या अंधकारमय युग के रूप में देखते हैं। पूरे सबकॉन्टिनेंट में सत्ता कई छोटे छोटे गुटों, नागवंशी राजाओं और लोकल सामंतों में बट गई थी। इसी पॉलिटिकल वैक्यूम के बीच 319 से 320 ईस्वी के आसपास गंगा यमुना उपजाऊ दोआब में एक नई ताकत ने जन्म लिया, यानी गुप्त साम्राज्य। इस साम्राज्य की नींव रखी थी श्रीगुप्त ने और इसे राजनीतिक पहचान दिलाई थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके साम्राज्य को मजबूती दी, लेकिन इसका सबसे अटैकिंग एक्सपेंशन उनके बेटे समुद्रगुप्त के दौर में हुआ। समुद्रगुप्त का मकसद खुद को चक्रवर्ती यानी सार्वभौमिक शासक स्थापित करना था। इतिहासकार रोमिला थापर बताती हैं कि समुद्रगुप्त के अभियान साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और संसाधन जुटाने से मोटिवेटेड थे। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदी प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं लाइन बताती है कि विदेशी शकों या कुषाणों से निपटने से पहले उसने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं का प्रसभोद्धरण यानी अपने ही पड़ोसी राजाओं को हिंसक रूप से जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन समुद्रगुप्त को सिर्फ उत्तर भारत तक ही लिमिटेड नहीं रहना था, उनको साउथ इंडिया पर भी अपनी पकड़ मजबूत करनी थी। समुद्रगुप्त और हरिसेन की रणनीति बहुत साफ थी। उन्होंने अपने अभियान को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा। पहला लक्ष्य था अपना घर सेफ करना यानी आर्यावर्त। उत्तर भारत में समुद्रगुप्त की नीति में कोई रहम नहीं था, कोई डिप्लोमेसी जैसी चीज़ नहीं थी।
हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं लाइन में आर्यावर्त के अभियान के लिए इसी एक खौफनाक शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रसभोद्धरण। इसका सीधा सा मतलब होता है हिंसक रूप से उखाड़ फेंकना या पूरी तरह से विनाश कर देना। समुद्रगुप्त ने अच्युत, नागसेन, गणपति नाग जैसे 9 उत्तरी राजाओं को बेरहमी से कुचल दिया। इन राजाओं को सिर्फ हराया नहीं गया बल्कि उनके राज्यों को नक्शे से मिटाकर सीधे तौर पर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। इतिहासकार आर.एस. शर्मा अपनी किताब इंडियाज एंशिएंट पास्ट में इसका असली कारण बताते हैं। शर्मा के हिसाब से उत्तर भारत में इस बेरहम कब्जे की मुख्य वजह गंगा यमुना के दोआब पर फुल कंट्रोल करना था। ये सिर्फ अपनी राजधानी की सुरक्षा का मामला नहीं था, ये एक तरह से उत्तर भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र और प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर एकाधिकार जमाने की आर्थिक ज़रूरत थी। इस उपजाऊ हार्टलैंड पर सीधे कंट्रोल के बिना गुप्त साम्राज्य कभी भी एक पावर नहीं बन सकते थे, सुपर पावर नहीं बन सकते थे और ना ही किसी बड़े युद्ध का खर्चा उठा सकते थे। कुल मिलाकर कहानी ये थी कि प्रबोधरण की नीति से उत्तर भारत अब पूरी तरह से गुप्तों की मुट्ठी में था। आर्यावर्त खून सन चुका था और सेफ था, लेकिन एक साम्राज्यवादी सम्राट भला इतने में कहाँ रुकने वाला था। समुद्रगुप्त की नज़रें अब उत्तर की सुरक्षित सीमाओं से दूर विंध्य पर्वतमाला के पार दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत की ओर मुड़ गई। उनकी नज़रें दक्षिण के उन रहस्यमय राज्यों पर टिक गई जिनके पास अथाह दौलत और समुद्री व्यापार का अधिकार था। यहीं से शुरू होता है समुद्रगुप्त की जिंदगी का सबसे खतरनाक, सबसे लंबा और भारतीय इतिहास का सबसे पेचीदा मिलिट्री ऑपरेशन। उत्तर भारत को जीतने के बाद समुद्रगुप्त की चतुरंगिणी सेना दक्षिण की ओर निकल पड़ी। पाटलिपुत्र से दक्षिण जाने के लिए उन्हें आज के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भयानक अंधेरे और घने जंगलों से होकर गुजरना था। इन्हें प्राचीन इतिहास में विंध्याटवी, दंडकारण्य या सामूहिक रूप से महाकांतार कहा गया है। तब इस महाकांतार का राजा था व्याघ्रराज। इन बीहड़ों में लड़ना मैदानों में आमने सामने की जंग लड़ने जैसा नहीं था। यहाँ की आदिवासी और लोकल सेनाएं गुरिल्ला युद्ध तकनीक में माहिर थी। वे जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, लेकिन समुद्रगुप्त की रणनीतिक सुपीरियरिटी ने यहाँ पर भी लोहा बनवाया। उन्होंने कौशल के राजा महेंद्र को हराया और व्याघ्रराज को उसी के जंगलों में घुटनों पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ इतिहास का एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर समुद्रगुप्त को दक्षिण जीतना ही था तो सीधे सीधे पश्चिमी दक्कन यानी आज के महाराष्ट्र वाले छोटे रास्ते से क्यों नहीं गया? उसने पूर्वी समुद्री तट का इतना लंबा, घुमावदार और जानलेवा रास्ता क्यों चुना? इस सवाल का जवाब किसी तलवार में नहीं बल्कि उस वक्त के पावर बैलेंस में छिपा हुआ है। जवाब है वाकाटक राजवंश। इतिहासकार A.S. अल्तेकर और R.C. मजूमदार अपनी किताब अ वाकाटक गुप्ता एज में स्पष्ट करते हैं कि वाकाटक उस वक्त दक्कन की बेहद मजबूत और डोमिनेटिंग सत्ता थे। हरिशेन का खुफिया विभाग ये अच्छी तरह से जानता था कि अपनी राजधानी से हजारों मील दूर महाकांतार के जंगलों को पार करने के बाद पूरी तरह से थकी हुई और बीमार गुप्त सेना का वाकाटकों जैसे एक ताज़ा और विशाल ताकत से सीधे टकराना आत्महत्या के बराबर हो सकता था। इसीलिए समुद्रगुप्त ने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया। इन्होंने वाकाटकों से कोई छेड़छाड़ नहीं की। इन्होंने उनके राज्य को एक बफर जोन की तरह छोड़ दिया और चुपचाप अपना रास्ता पूर्वी तट की तरफ मोड़ लिया। इतिहासकार मानते हैं कि समुद्रगुप्त की इस दूरदर्शिता का फ़ायदा उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय को भी मिला, जब उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करवाकर इस पूरे भू राजनैतिक समझदारी को एक पक्के पारिवारिक गठबंधन में बदल दिया। जब गुप्त सेना कलिंग को पार करते हुए पूर्वी तट पर पहुंची तो इस पूरे युद्ध का असली और छुपा हुआ मकसद दुनिया के सामने खुलकर आ गया। बात सिर्फ ज़मीन जीतने की नहीं थी, बात विशुद्ध रूप से इकोनॉमी की थी। रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया में इस बात पर जोर देती हैं कि चौथी शताब्दी में वैश्विक व्यापार का समीकरण तेजी से बदल रहा था। पश्चिम में महान रोमन साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसके चलते पश्चिम के साथ होने वाला भारत का समुद्री व्यापार तेजी से गिर रहा था। लेकिन ठीक इसी टाइम पर एक नया बाजार भी उभर रहा था। चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे कि कंबोडिया के फुनान साम्राज्य, सुमात्रा और जावा के साथ साथ समुद्री व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। समुद्रगुप्त कोई पागल हत्यारे या ज़मीन के भूखे तानाशाह नहीं थे। वो असल में एक कैलकुलेटेड इकोनॉमिस्ट थे।
इन्होंने दक्षिण में जिन पिष्टपुर, कोटूर और वेंगी जैसे राज्यों पर हमला किया वो अपने आप में कोई आम राज्य नहीं थे। वो प्राचीन भारत के सबसे अमीर, सबसे उन्नत और सबसे बिजी बंदरगाह थे। समुद्रगुप्त को उनकी ज़मीन से ज़्यादा पूर्वी तट के उन स्पाइस और सिल्क रूट पर एकाधिकार चाहिए था जहां से होकर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत गुजर रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये विशाल सेना दक्षिण में और गहरी घुसती गई, समुद्रगुप्त के सामने एक ऐसा इनविजिबल दुश्मन खड़ा हो गया जिसे दुनिया का कोई भी महान सेनापति अपनी तलवार से हरा नहीं सकता था। ये दुश्मन था लॉजिस्टिक्स, यानी सैन्य रसद और कम्युनिकेशन। पाटलिपुत्र से कांचीपुरम तक की दूरी लगभग 1500 मील थी। आना और जाना मिलाकर 3000 मील का सफ़र। हजारों सैनिकों, घोड़ों और बड़े बड़े युद्ध हाथियों की सेना को हर दिन टनों खाना चाहिए था। हजारों सैनिकों के हथियार टूट रहे थे, बीमारों और घायलों के लिए दवा चाहिए थी। यहीं पर हमें इतिहासकार ए.एल. बाशम की किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया की याद आती है। बाशम क्लियर करते हैं कि समुद्रगुप्त बहुत बड़े रियलिस्ट थे। वो जानते थे कि विंध्य पर्वत और महाकांतार पार करके सुदूर दक्षिण पर पाटलिपुत्र से बैठकर सीधे शासन करना लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर समुद्रगुप्त लालच में आकर दक्षिण के इन राज्यों को सीधे अपने कब्जे में ले लेते तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ी सेना को परमानेंटली तैनात करना पड़ता। अगर कल को कांचीपुरम या वेंगी में कोई बगावत हो जाती तो पटना से सेना को वहां पहुंचने में ही महीनों लग जाते। तब तक साम्राज्य का वो हिस्सा हाथों से निकल जाता। इसके अलावा इस पूरी रणनीति का एक बेहद कड़वा और काला सच भी था जो हरिसेन जैसे दरबारी कवि अपनी प्रशस्तियों में नहीं लिखते। 3000 मील तक चलने वाली इस चतुरंगिनी सेना के घोड़ों का चारा, हाथियों का खाना और लाखों सैनिकों का राशन आसमान से नहीं टपका था। इसका सबसे भयानक बोझ उत्तर भारत और पूर्वी तट के गरीब किसानों, ग्रामीणों और व्यापारियों की पीठ पर पड़ा था, जिनकी फसलें, अनाज और संसाधन इस शाही अभियान को जिंदा रखने के लिए बेरहमी से निचोड़ दिए गए। इतिहास में राजाओं के बीच चाहे जो भी जीता या हारा हो, कीमत हमेशा आम जनता ने ही चुकाई है। इस भयंकर लॉजिस्टिक गतिरोध का फैसला कांची के युद्ध के मैदान में होने वाला था। 3000 मील लंबे इस महाअभियान का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स आज के तमिलनाडु के कांचीपुरम में हुआ। यहाँ पल्लव वंश का शासक विष्णुगुप्त गुप्त सेना के सामने एक आखिरी और मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे पल्लवों को पूरी तरह धूल चटा दी गई और दक्षिण के 12 महान राजा समुद्रगुप्त के पैरों में गिर पड़े। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? यहीं पर हमें रुककर साउथ इंडिया की हिस्ट्री को भी देखना होगा। इतिहासकार के.ए. नीलकंठ शास्त्री, जो दक्षिण भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताते हैं। उनकी किताब अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के हिसाब से पल्लवों और दूसरे दक्षिण भारतीय राजवंशों के किसी भी लोकल अभिलेख, कॉपर प्लेट्स या साहित्य में समुद्रगुप्त के इस विनाशकारी हमले का नामो निशान तक नहीं है। जो हार इतनी बड़ी थी कि उसे इलाहाबाद के खंभे पर दुनिया की सबसे बड़ी जीत बताया गया, उस हार का जिक्र हारने वाले के इतिहास में कहीं है ही नहीं। असलियत में ये कोई महाभारत जैसा महाकाव्य वाला युद्ध नहीं था। कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि शायद गुप्त सेना का इतना बड़ा आकार देखकर ही कई राजाओं ने बिना लड़ाई लड़े सरेंडर कर दिया, या फिर पल्लवों के साथ राज्य की सीमाओं पर छोटी सी सैन्य झड़प रही होगी। लेकिन हरिसेन ने अपनी कूटनीतिक कलम से इस छोटी सी झड़प को दुनिया की सबसे बड़ी जीत बना दिया। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति चीख चीख कर गवाही देती है कि समुद्रगुप्त के इन 12 राजाओं के साथ गृहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई गई। ये कोई संस्कृत का भारी भरकम आध्यात्मिक श्लोक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही शातिर और विशुद्ध व्यावसायिक फार्मूला है। उसने सबसे पहले राजाओं को युद्ध में बंदी बनाया, यानी ग्रहण, फिर उसने उन्हें क्षमादान देकर मौत के मुंह से बाहर निकाला, यानी मोक्ष, और आखिर में उनका लूटा हुआ राज्य उन्हें वापस लौटाकर उन पर महान कृपा की, यानी अनुग्रह। सुनने में किसी महान संत का परोपकार लग सकता है। राष्ट्रवादी इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी इसे प्राचीन भारत की धर्म विजय का नाम देते हैं, लेकिन आर.एस. शर्मा जैसे इतिहासकार इस घटना को नैतिकता या धर्म के चश्मे से नहीं देखते। अपनी किताब इंडियन फ्यूडलिज्म में शर्मा तर्क देते हैं कि ये कोई धर्म विजय नहीं, बल्कि एक रसद संबंधी और आर्थिक फैसला था। समुद्रगुप्त जानते थे कि दक्षिण में एक भी सैनिक छोड़ने का मतलब उसे मौत के मुंह में ढकेलना है। उन्होंने इन विद्रोही राजाओं से अच्छा खासा युद्ध का हर्जाना और खजाना वसूला और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने इन राजाओं को अपना सीधा टैक्स पेयर बनाने का एक इम्प्रैक्टिकल बोझ नहीं उठाया।
बिना अपनी सेना फंसाए उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर अपना दबदबा साबित कर दिया। लेकिन आर एस शर्मा ये भी बताते हैं कि ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की इस नीति ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सामंतवाद के शुरुआती बीज बो दिए। जब आप राजाओं को सामंत बनाकर छोड़ देते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां सेंटर की ताकत उन लोकल सामंतों की वफादारी पर डिपेंड हो जाती है। इसी नीति ने उस वक्त तो गुप्त साम्राज्य को रातों रात अमीर बना दिया, लेकिन आगे चलकर जब सेंटर कमज़ोर पड़ा तो इन्हीं आज़ाद सामंतों ने बगावत करके महान गुप्त साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। राजधानी पाटलिपुत्र लौटकर इस अभूतपूर्व जीत का जश्न मनाने के लिए समुद्रगुप्त ने प्राचीन वैदिक अश्वमेध यज्ञ किया। इन्होंने विशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए जिन पर बलि के घोड़े की तस्वीर और अश्वमेध पराक्रम की महान उपाधि लिखी थी। ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज था, चाहे दक्षिण पर सीधा शासन हो या ना हो, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट मैं ही हूँ। समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये हुआ कि दक्षिण भारत में कोई राजनीतिक शून्यता या पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं आया। पल्लवों और वाकाटकों जैसी क्षेत्रीय ताकतों को अपना स्वतंत्र विकास करने का पूरा मौका मिला। इन्हीं पल्लवों ने आके चलकर अपनी मजबूत नेवी के दम पर साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय संस्कृति और व्यापार का डंका बजाया। महाबलीपुरम जैसी महान द्रविड़ वास्तुकला की नींव रखी। अगर गुप्त सेना उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत पर भी सीधा कब्जा करने की जिद करती तो शायद लगातार होने वाले विद्रोहों और युद्ध में उत्तर और दक्षिण दोनों ही हिस्सों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह तबाह हो जाती। क्योंकि गुप्तों को दक्षिण भारत में अपनी सेना फंसा कर नहीं रखनी पड़ी, इसलिए उनके उत्तराधिकारी जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपनी पूरी सैन्य ताकत पश्चिम की ओर लगा सके। उन्होंने शकों को हमेशा के लिए भारत से उखाड़ फेंका और गुजरात के अहम व्यापारिक रास्तों पर कब्जा कर लिया। इसलिए ब्रिटिश इतिहासकार वी.ए. स्मिथ का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहना असल में समुद्रगुप्त की तौहीन है। नेपोलियन बेशक एक शानदार सेनापति थे, लेकिन वो लालच में अंधे होकर 1812 में रूस की कड़कड़ाती ठंड में घुस गए। उन्होंने अपने साम्राज्य का इतना ज़्यादा फैलाव कर लिया कि वो खुद ही उस लॉजिस्टिक वजन के नीचे दबकर बर्बाद हो गए। इसके अपोजिट समुद्रगुप्त को अपनी ताकत की लिमिट्स पता थी। ये प्राचीन भारत के भौगोलिक यथार्थ की पहचान थी। इन्होंने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि दुश्मन को गुलाम कैसे बनाया जाए, बल्कि ये सिखाया कि कब तलवार निकालनी है और सबसे ज़रूरी बात कब रुकना है और वापस लौट जाना है। असली मास्टर स्ट्रोक ज़मीन जीतना नहीं बल्कि लालच पर काबू पाना था। अगर वो जिद में आकर दक्षिण में रुक जाते तो मौर्यों की तरह गुप्त साम्राज्य भी अपनी ही सेना के वजन तले कुचल कर समय से पहले ख़त्म हो जाता। आपको क्या लगता है, अगर समुद्रगुप्त ने लालच में आकर दक्षिण भारत के इन 12 राज्यों पर सीधा कब्जा कर लिया होता तो क्या गुप्त साम्राज्य का वो स्वर्ण युग आ पाता जिसमें कालिदास और आर्यभट्ट जैसे नवरत्न पैदा हुए, या वो भी नेपोलियन की तरह इतिहास के पन्नों में अपनी ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले बिखर जाता? आप अपने राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इतिहास की ऐसी कहानियों को जानने के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।